नमस्कार, कर्नाटक चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और कर्नाटक से अब बीजेपी आउट है, तो आज विशेष चर्चा होगी। अगले 1 घंटे में ढेर सारी बातें करेंगे कि इस रिजल्ट के मायने क्या हैं, कांग्रेस की ये जो जीत हुई है इसके पीछे के कारण क्या, और आखिर क्या गलत हो गया बीजेपी से कि वो इतनी कम सीटों पर सिमट गई, और जो किंग मेकर जेडीएस हुआ करता था उसके साथ ऐसा क्या घटा कि उसने अब तक 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश के ही समीकरण बदल गए। इसके अलावा इन नतीजों का 2024 के उस बड़े चुनाव से क्या ताल्लुक है, यहां से वो रास्ता कैसे बनता हुआ दिखाई देगा, खुद कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने हैं, बीजेपी इसको कैसे लेगी, और पूरा जो राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य है वो क्या यहां से बदलता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खंडूरी, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीरज जी, आपने लगातार इस पूरे इलेक्शन में इन सभी महानुभावों से बातचीत की है, आवाज अड्डा के दौरान, चुनाव अड्डा के दौरान, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो नतीजे हैं, अब तो स्पष्ट है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और वो भी ऐसी सरकार जिसमें अच्छा खासा मार्जिन है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज है, आप मन में संशय रहे। क्या मायने हैं, क्योंकि दक्षिण को माफ कीजिए, कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना जाता था, ये बीजेपी भी कहती है और ऐसा हम सब कहते हैं। अब वहां से बीजेपी आउट हो रही है, साउथ से आउट हो रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके बीजेपी के लिए बहुत मायने और कांग्रेस के लिए उससे ज़्यादा मायने हैं। पहले तो कांग्रेस के जो हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। अब इसका जो बीजेपी अपना एनालिसिस करेगी वो तो करेगी, कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत ही जीडीपी की नज़र से, पीसीआई की नज़र सब कुछ बहुत अच्छा है, वहाँ उसने एक बड़ी थंपिंग विक्ट्री हासिल की, 136-37 सीटें लेके आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के मोरल बूस्टर के तौर पर मैं देखता हूँ। उनको बहुत ताकत मिलेगी 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, उनको बहुत ताकत मिलेगी विपक्ष में, जो विपक्षी एकता होने की बात चल रही उसमें अपनी बात दमदारी के साथ रखने के लिए। देखिए, आप लोग जो कांग्रेस को डिस्काउंट या कम मान के चलते थे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में बहुत दम है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, और वो हर मायने में जीत है। उनके मोरल बूस्टर के लिए सरकार उनके हाथ में आएगी, राहुल जी स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत मैटर करेगी। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी बड़ी हार है। अगर वो 104 से घट के 65 पे आ रहे हैं तो ये उनको सोचना पड़ेगा, और वोट परसेंटेज इंटैक्ट रखते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वोट परसेंटेज नहीं घट रहा है, लेकिन सीटें आधी हो रही लगभग, तो ये एक बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए। और उनको ये सोचना पड़ेगा कि साउथ में एक ही जगह वो थे सरकार में, और वहां से भी आउट हो रहे हैं। तो आगे 24 के इलेक्शन में, हालांकि लोग ये कहेंगे, अभी एनालिसिस में आगे हम लोग डिस्कस करें कि राज्यों का चुनाव लोकसभा में असर नहीं डालता, लेकिन कई बार माहौल, सेंटिमेंट, नैरेटिव बनाने में इन चीजों का असर पड़ता है। राइट, तो मनीष खंडूरी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको इस जीत के लिए। और अक्सर कांग्रेस तो बोल ही रही थी कि हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे और हमारी जीत होगी 120 के ऊपर की तो बातें, लेकिन अब जो आंकड़ा जहां जाके सेटल होता दिख रहा है 136, 137, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतर रहा है? एक तो मैं आपका धन्यवाद देना चाह रहा हूं, पर मैं थोड़ा सा आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं। देयर इज अ प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी। आपका सवाल था? जी, सवाल में बिल्कुल यही, एक तो बधाई हमने दी और दूसरा हमने कहा कि भाई दावे तो जीत के थे आपकी तरफ से, लेकिन 136 का ये आंकड़ा आपकी रेंज में था, इससे ज्यादा सोचा था, इसके आसपास सोचा था, क्या था? नहीं, हमारा ये मानना है, देखिए कि जो पार्टी के मेरे हिसाब से जो अंदरूनी जो कैलकुलेशंस थे, शायद हम शायद पॉजिटिव वे में सोच रहे थे, पर हमारा मानना था कि इससे भी ज्यादा आएंगे। कुछ आखिरी 7-8 दिन या 10 दिन में जो कुछ भी हुआ, जो आप भी देख रहे थे और हम भी देख रहे थे, हमारा मानना है कि थोड़ी सी हमारी शायद सीटें कम हुई हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक एक जीत है, इट्स अ हिस्टोरिक विन, बिकॉज 1989 के बाद इतना बड़ा मार्जिन वोट शेयर में और सीटों के मामले में, शायद इतना बड़ा मार्जिन कभी हुआ नहीं 89 के बाद। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो चुनावी जो परिणाम है
उससे कुछ चीजें तो बहुत स्पष्ट होके साफ होके बाहर आई हैं। एक तो जो कांग्रेस की जीत थी उसके क्या कारण थे, उसके लिए पार्टी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कुछ हमारी सीख है, मेरा ये मानना है। और दूसरा जो बीजेपी की हार हुई है इस तरीके से, वो भी एक हमारे लिए भी सीख है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाकर जैसे हम 24 के जो चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें इसका इम्पैक्ट सीधा जाएगा, कांग्रेस पार्टी पे जाएगा, वोटर पे जाएगा और पूरे देश पे। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं। गुरु साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सुन पा रहा हूं, आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस तो उत्साहित है इस जीत से। आप क्या कहेंगे, ये आपकी आकांक्षाओं से बुरा रहा या एक एनालिसिस की तो बात होती है, लेकिन इतनी कम सीट्स आपने सोची थी ये प्रदर्शन इतना नीचे चला जाएगा? विपिन जी आपको, नीरज जी आपको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उनको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बड़ी जीत कर्नाटक में आपको हासिल हुई है। और दूसरा, कर्नाटक की जनता का अभिवादन करते हैं, कर्नाटक की जनता को अभिनंदन प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि नीरज जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि वोटिंग प्रतिशत की जहां तक बात है, करीब करीब हमारा जो वोटिंग प्रतिशत था 36% के आसपास वो अभी भी है। और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में लगभग 4% का इजाफा आया है, जो कि कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जेडीएस का वोट शेयर हो सकता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने का हमारा समय है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कहां कमियां रह गई थी, क्या क्या मुद्दे थे, कहां चूक हुई है। और मैं आश्वस्त हूं और आशान्वित हूं कि हम संगठन आधारित पार्टी हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के नेतृत्व के साथ बैठेगा और बिल्कुल आत्ममंथन किया जाएगा। लेकिन हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि लगातार जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनावों का जब ऐतिहासिक आकलन होगा, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस चुनाव को याद किया जाएगा, तो कर्नाटक की जनता ने यह देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों पे बात कर रही थी। हम कर्नाटक के राजनीतिक विमर्श को, वो चाहे उदाहरण स्वरूप शिवमोगा का एयरपोर्ट हो, बेंगलुरु शहर के लिए मेट्रो तक की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट तक, तो हम मुद्दों पे आधारित बात कर रहे थे। तो एक तरफ कांग्रेस के लोग थे जो अलग अलग विषयों पे समय समय पे बात कर रहे थे। वो चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी करने की बात हो, कर्नाटक के संप्रभुता की बात हो। लेकिन आज ये बात करने का समय नहीं है, आज आत्ममंथन करने का समय है। और अटल जी का हमें स्मरण आता है। अटल जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। और निश्चित रूप से आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करने को हम लोग बैठे हैं। कुछ और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, वोट प्रतिशत का आंकड़ा आ जाएगा, तो हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा और आगे के रास्ते को तय करेगा। नीरज जी ने यह भी कहा कि, और बहुत सुबह से हम लोग अलग अलग चैनलों पर बैठे थे, सुबह से ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों का 2024 पे क्या प्रभाव होगा, क्या इंपैक्ट होगा। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं, 2008 में कर्नाटक में भारतीय पार्टी की सरकार बनी थी। अगले साल गुरु प्रकाश जी 24 के इलेक्शन थोड़ा भी देखेंगे। अभी मेरे को पहले इस मसले पे थोड़ा समझना आपसे। जब मैं ये कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज आपका इंटैक्ट है, लगभग मतलब आधा % का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन सीट आपकी ज़बरदस्त कम हो रही है ना। 104 से घट के 65 पे आ रहे हैं आप। इस विक्ट्री के बहुत, इस कांग्रेस के लिए बहुत मायने हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इस डिफीट के बहुत मायने हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आपने रखे। आपने कहा कि हम एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, वो सब ठीक है, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपका वोट इंटैक्ट और आपकी सीटें आधी हो गई हैं लगभग। ये क्विक रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए कि ये हार इतनी बड़ी क्यों हुई है। देखिए, वो बाद में बड़ा मंथन होता रहता है, वो कमेटी बनेगी, जांच बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। इंस्टेंटली आपको कुछ तो दिख रहा होगा कि ये बड़ी चूक मुझसे हुई है। नहीं, देखिए, पुनः मैं अटल जी को स्मरण करूंगा, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तुरंत मतलब अभी तो नतीजे आ रहे हैं नीरज जी, और अभी आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको तुरंत 1-2 कारण दे दूं, ये तो मेरे लिए करना संभव नहीं है। मैं देता हूं कारण, थोड़ा समय दीजिए। गुरुप्रकाश जी मैं कारण देता हूं। गुरुप्रकाश जी मैं कारण देता हूं। आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा फैक्ट बेस्ड डिबेट करता हूं। जेडीएस का 5% वोट घटा और वो कांग्रेस में ऐड हो गया एज इट इज। ठीक है, ओल्ड मैसूरू में, सेंट्रल कर्नाटक में, महाराष्ट्र कर्नाटक में और हैदराबाद कर्नाटक में आपका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। अब जवाब दे दीजिए।
नहीं, जैसा कि मैंने कहा नीरज जी आपको, सीट बाय सीट आकलन होगा, बूथ बाय बूथ आकलन होगा, शक्ति केंद्र बाय शक्ति केंद्र आकलन होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जहां भी भूल चूक हुई है, जहां भी कमियां हुई है, एंटी इनकम्बेंसी हो, एलिगेशंस हो, उम्मीदवारों के प्रति आक्रोश हो, हम लोग निश्चित रूप से बैठेंगे और चर्चा करेंगे। आप जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि स्पेसिफिकली वो कारण है। बड़ा प्रदेश है कर्नाटक, बड़े मुद्दे थे और उन मुद्दों का विश्लेषण करके ही मुझे लगता है कि, और हमें आप भली बात ही जानते हैं नीरज जी कि हम लोग, हमारी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जब हुई थी तो हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, और 2 सीटों वाली पार्टी से आज हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं। तो उसका प्रमुख कारण है विनम्रता और दूसरा आत्मनिरीक्षण। हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, विनम्रता से परिणाम को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप कहिएगा कि मुझे पॉइंटेड बताइए, तो पॉइंटेड इतने कम अवधि में बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपके यहाँ विश्लेषण होगा, फिर उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन नागराजन सुंदरम साहब है। नागराजन साहब, लगभग यही सवाल आपसे कि अभी गुरु प्रकाश जी तो बताने की स्थिति में नहीं, लेकिन क्या हुआ, कहां चूक गई बीजेपी? क्या अपने लोकल नेताओं को थोड़ा अनदेखी हो गई वहां पर, या फिर जिस दक्षिण कर्नाटक में बहुत जोर लगाया वहां पे समीकरण बिगड़ गया? पहले नीरज जी कह चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उनका नेतृत्व को ऐसा स्पेक्टाकुलर वो विजय के लिए उनको बधाई देता हूं। नीरज जी पहले कह चुके हैं जेडीएस का जो 5% उधर चला गया करके, लेकिन सीट पर 2018 का एक परखे तो उसमें लगभग 44 सीट पर जेडीएस के वजह से नुकसान हुआ है। डिसाइडर है जेडीएस से। इस बार भी जेडीएस कुछ जगह पर डिसाइडर हुए हैं, कुछ जगह पर इंडिपेंडेंस हुए हैं। ये सबसे बढ़कर एक चीज है, मैं जमीन पे गया नहीं हूं, यहाँ बैठे बैठे मैं ये आकलन करता हूं। मैं अंडर करंट था एंटी इनकम्बेंसी। इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है, वो प्रशासनिक परफॉर्मेंस बहुत खराब था। वो पिछले 4 महीने 5 महीने पहले से ऐसे ही था, लेकिन हम लोग ये चुनाव की जो अभियान की समय ये बदल रहा है करके मुझे ऐसा लगा था, लेकिन वो नहीं है, वास्तविकता वो नहीं है। वहां ये अंडर करंट है, वो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति नाराजगी। दूसरा है वो कितना इम्पैक्ट है, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा लगभग 20 दिन चली थी वहां कर्नाटक में, उसका कितना इम्पैक्ट है। और तीसरा जो 5 पॉइंट प्रोग्राम जो जनता के लिए वो 5 पॉइंट ऑफरिंग्स दे रहे थे, वो फ्रीबीज, उसका कितना इम्पैक्ट है ये जीत में करके अभी आकलन बाद में करना पड़ेगा उसको। तो नीरज जी, एंटी इनकम्बेंसी वाली बात भी अगर हम माने, लेकिन जैसा आपने कहा कि इनका वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो वहां पर भी दिखाई देती। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि अभी मैं खंडूरी जी से समझूंगा। ये पिछले मतदान से 5 दिन पहले जो कुछ हुआ है, ये उसका परिणाम है। नो डाउट कि कांग्रेस की बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल विन नहीं है। इतना क्लियर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इधर से 5 कटा, उधर 5 जुड़ा और सीट बढ़ गई आपकी। एकदम सिंपल है ना ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। तो क्या मुद्दे ने वर्क कर दिया, ये आपको सोचना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा थी, करप्शन 40% का चार्ज, 5 फ्रीबीज, ये सब छोटे अपने रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन जो पोलराइजेशन हुआ है वो एकदम स्पष्ट एक डिफरेंट कहानी कह रहा है, उसको समझने की जरूरत। मैं तो खंडूरी जी से पूछता हूँ, खंडूरी जी, जो नतीजे आपके सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, आपके हिसाब से मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और नो डाउट कि आपकी विक्ट्री पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, जबरदस्त विक्ट्री है और इसके लिए बहुत बधाई आपको। एक चीज मुझे बताइए जिसने आपके लिए सबसे ज्यादा काम किया, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाजपा के साथी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बधाई दी। खुद ही कह रहे थे विनम्रता के साथ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो एक जॉन एफ कैनेडी ने बड़ी फेमस सेइंग की थी कि विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज एन ऑर्फन। ये अभी
पिन पॉइंट करना कि क्यों जीते हैं, मैं आपको सामने बैठ के नहीं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि अगर 5% शिफ्ट की बात की, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। पर हाँ, मैंने ये काफी क्लोजली कवर किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जो मानना है, एक तो मुझे जो मानना है और मेरा मानना है कि संगठन की जीत हुई है कर्नाटका में और कांग्रेस पार्टी की। और सुन लीजिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ 5 या 6 महीने पूरा में चला था, और जो कर्नाटका में देखने को मिल रहा था, जो भी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहते हैं, ये एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सरसाइज थी, और उसी समय हमें समझ आ गई थी कि कांग्रेस का संगठन अभी जीवित है, साउथ में जीवित है, और ये संगठन बहुत कुछ आगे काम कर सकता है। 2 साल से इसकी तैयारियां हो रही हैं। उसका जो आप सबूत मान के चलेंगे कि जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस के टिकट और जो एमएलए कैंडिडेट्स का चयन हुआ और उसके बाद जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो ये मेरा मानना है कि अच्छी तरीके से किए गए और समय से पहले किए। तीसरा, देखिए, हमारा जो मानना है कि हमारी जो सोशल मैसेजिंग रही है, मैं अभी भी कहता हूं कि मेन मीडिया में शायद हम इतना प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं, अभी जो कारण है उसको जाना नहीं चाहता हूं, पर जो हमारी सोशल मीडिया की मैसेजिंग रही है वो बहुत ऑन पॉइंट रही है। वो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छी थी, कर्नाटक में बहुत अच्छी थी। जो हमारी मैसेजिंग थी वो हम काफी अंदर तक लेके जा चुके हैं, और सोशल मीडिया में जो कांग्रेस की जो कॉम्पिटेंस आई है, वो एक स्टडी मैं मानता हूँ कि इसकी स्टडी आप किसी को करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट था, मैं मानता हूँ जरूर था। भारत जोड़ो यात्रा में जो मैं कर्नाटक में पूरे टाइम पे चला, तो जिस तरह का इम्पैक्ट आ रहा था, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा था, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूं तो मुझे तो बोलना जरूरी है, पर ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी और जमीनी स्तर पे थी। देखिए, दूसरा जो है, मैंने कांग्रेस के कुछ कारण बताए कि हम क्यों जीते हैं। मेरा ये भी मानना है कि भाजपा, एक तो 40% करप्शन की बात की, दूसरा जो मेरा मानना है, मैं भी विनम्रता से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मोदी जी का जो मैजिक था, उसका थोड़ा सा इतना ज्यादा इम्पैक्ट शायद इस बार कम हुआ। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, इसमें भी डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं ऐसे कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना। और तीसरा है शायद मेरे हिसाब से कि एक तरह से जो भय की जो राजनीति होती है, जैसे आप डीके शिव कुमार जी जिन्होंने पदयात्रा की थी, वो भी एक कारण है, तो वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ा है, वोटर पर प्रभाव पड़ा है। अभी जो मुझे दिख रहा है ये कारण है। देखिए, आपने 5% शिफ्ट का तो बताया, पर उत्तराखंड में जहां से मैं हूं, देखिए इतना ही आक्रोश, करप्शन भी इतना ही जो हम मानते हैं, पर वो हम चुनाव हारे और काफी बुरी तरीके से। खंडूरी जी सुनिए सर, खंडूरी सर, आपने बिल्कुल अच्छा वो कैनेडी वाला उदाहरण दिया कि जब विजेता के लिए तो 50 लोग रीजन गिरा देते हैं। अगर मैं देखिए, बहुत कैंडिड एनालिसिस करना चाहिए जिससे गलतफहमी ना हो किसी को। अगर मोदी मैजिक खत्म हो गया तो ये जो 36% वोट उनको अभी मिले, क्यों मिलेंगे फिर? पिछली बार तो इतने ही मिले थे ना। अगर एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब अगर इसका हिंदी का मतलब ये होता कि सरकार से लोग नाराज थे, तो ये वोट कम होना चाहिए था। लोग बीजेपी से नाराज थे और वो आपको जिताना चाहते थे। एकदम क्लियर मैसेज था कि बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, इसीलिए वो 5% का शिफ्ट है। अब उस 5% के अंदर पोलराइजेशन है। ये एक सिंपल सी थ्योरी दिखती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके पीछे बहुत छोटे कारण जुड़ जाते हैं उसमें। फिर उसमें फ्रीबीज भी आएगा, उसमें करप्शन भी आएगा। नो डाउट करप्शन बहुत बड़ा इशू था कर्नाटक में, और वो बिल्कुल चिपक गया था बीजेपी के ऊपर 40% वाला। ये सब छोटे कारण मिलते हैं। लेकिन जब आप जाते थे यार, ये तो वोट परसेंट उतना ही हार गए, क्योंकि अपोजिशन एक हो गया बीजेपी को हराने के लिए। ये हुआ खेल वहां पे। नागराजन जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? ये जेडीएस का 99 में उनका पार्टी बनी थी। हाँ। जनता दल टूट के एक जेडीयू बना था रामकृष्ण हेगड़े के। उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े अलग पार्टी लोक शक्ति बना दी। उस समय रामकृष्ण हेगड़े को 13% वोट मिला था, 18 सीट मिला था। इनको 10% वोट मिला था, 10 सीट मिला था। उससे लगातार इनको पार्लियामेंट इलेक्शन में जेडीएस को 10% वोट मिलता है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में उनको 10% का स्विंग वोट मिलता है। उससे सीट वो ज्यादा बनाते हैं, 28 सीट बनाते हैं, 58 सीट बनाते थे, 40 सीट बनाते थे। पिछली बार 37 सीट बनाया था उन्होंने। इस बार क्या है, लग रहा है जनता उब चुके हैं जेडीएस के, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं,
कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे ये पद देना है, मुझे चीफ मिनिस्टर देना है 20 सीट के साथ, ये सब छोड़ो, बाइपोलर बनवा दें यहाँ करके, क्योंकि उनका 18 से वो 13 आ गया, वो कल जाके 10 में सिमट जाएगा या 8 में सिमट जाएगा उनका, और हमेशा उनका ओल्ड मैसूर रीजन में से ही उनको पिछली बार भी 37 सीट से 30 सीट वहीं से मिला। नागराजन साहब, ये बहुत सही आपका है, और ये चीज मुझे लगता है कि गुरु प्रकाश जी से पूछनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेडीएस जिसे किंग मेकर आप कह रहे थे, वो किंग मेकर की भूमिका में देखा जाए तो अभी भी है। कैसे है मैं बताता हूं। पुराना मैसूरू जो साउथ कर्नाटक का पूरा रीजन है, वहां पर हमने देखा कि, और ये जवाब मैं आपसे चाहूंगा गुरु प्रकाश जी, कि सबसे ज्यादा जो आपकी ताकत लगी, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैलियां हो, चाहे वो फिर अमित शाह जी पहुंचे, आपके दूसरे प्रचारक, स्टार प्रचारक पहुंचे, आपका साउथ मैसूरू पे, खासतौर पे जो जेडीएस के इलाके हैं वहां पर बहुत फोकस रहा, राइट। अब वहां का जो वोकालिगा वोट है, आप शायद उधर मुस्लिम वोट भी है, वोकालिगा भी है, लेकिन आपको तो उसका फायदा नहीं मिला, उससे जेडीएस का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जो जेडीएस के नुकसान के बदले में किसी का फायदा होना था वो आपका ना होकर कांग्रेस का हो गया, और वहीं से ये पूरा परिवर्तन, ये शिफ्ट आ रहा। देखिए सीटें, देखिए कांग्रेस को 41 सीटें मिली है उस रीजन में, आपके खाते में आई है 5, और जेडीएस का तो जो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वो वहां से क्लीन कर लेते थे, उनको सिर्फ 16 रह गई। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, और चुनाव दर चुनाव बिपिन जी हम देखेंगे तो पाएंगे कि हम कुछ चीजों को एस्टैब्लिश्ड रियलिटी मानते थे। हम, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, तो लोग कहते थे एक समय पे कि भाई यादव जाति का वोट है इस पार्टी को जाएगा, दलित समाज का वोट है इस पार्टी को जाएगा। तो हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे कि राजनीति में व्याकरण बदल रहा है। अब पॉलिटिक्स सिर्फ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं रह गया है कि भाई सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे, कुछ केमिस्ट्री बैठा लेंगे, कुछ जोड़ घटाव कर लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस थे, जो पारंपरिक रूप से कुछ समाज इनके साथ रहते थे, 2014 के बाद उसमें एक बुनियादी परिवर्तन तो आया ही है, और एक लाभार्थी वर्ग जो हमने क्रिएट किया है कि भाई अक्रॉस कास्ट, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड जेंडर जो बेनिफिशियरी है, क्या उसको लाभ मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनावों में भी ये जो आकलन है आपका कि भाई मैसूर के क्षेत्र में कुछ समाज ने हम लोगों को वोट किया है, क्या पहले हम लोगों को वोट किया था, इसमें वोकालिका समाज है, लिंगायत समाज है, दलित समाज भी एक बहुत बड़ा समूह है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि दलित समाज किस करवट बैठा है, दलित समाज ने किसको समर्थन दिया है, इसमें भी आकलन करने की आवश्यकता है। तो समाज दर समाज, हर समाज का असर्शन कहां प्रकट हो रहा है, यह बिल्कुल आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अभी मैं सुन रहा था, आप लोग चर्चा कर रहे थे मोदी मैजिक की, कि भाई मोदी मैजिक को लेकर के अब तमाम तरह के प्रश्न खड़े होने लगेंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव हुआ था, 17 में से 16 जगह 99% का स्ट्राइक रेट है। 99% के स्ट्राइक रेट के साथ नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं। मुझे लगता है कि इससे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत कहीं कम हो जाती है, मेरा यह अंदेशा नहीं है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं नोटिस लेने की आवश्यकता है। और बार बार इस प्रकार से राजनीति के व्याकरण को समझना मुझे लगता है कि हमें करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि एरिया बाय एरिया, कास्ट बाय कास्ट, कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, सीट बाय सीट, ये आकलन होगा। और इस आकलन के बाद मुझे लगता है जो हमें एक्शनेबल करना है आने वाले समय में, पॉलिटिक्स को वहां पे किस प्रकार से अप्रोच करना है, कैसी लीडरशिप को कल्टीवेट करना है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस पे आने वाले समय में निश्चित रूप से एक गहन आत्ममंथन के बाद आगे की दिशा तय होगी। विपिन जी, अच्छा, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है, उन्होंने बधाई दी है कांग्रेस को इनकी शानदार जीत पर, और ये उम्मीद जताई कि वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो ये बढ़िया, ये अच्छी बात। अच्छा नागराजन जी, थोड़ा सा इसको आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे जाते हुए क्या इस नतीजों का मैसेजिंग क्या है दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? कांग्रेस संभल के चलना होगा, बीजेपी से सबक सीखना होगा, क्योंकि आप यदि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है तो जनता उनको आपको उखाड़ फेंकेगी। और इसको बीच में एक कह देता हूं मैं, पिछले समय में कर्नाटक तो हमेशा ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 77 में, 77 में इंदिरा गांधी वहां रायबरेली में हारने के बाद चिकमगलुरु में जाके ही चुनाव लड़ा था, फिर सोनिया गांधी भी बेल्लारी में जाके चुनाव लड़ा था। साउथ में क्या है, 2014 के समय कांग्रेस के पास 320 एमएलए सीट थी। वो एमएलए सीट
2019 तक आते आते 171 हो गया, लगभग आधा हो गया। अभी इस बार यहां अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनको पहुंच गया, कम से कम 200 तक पहुंच गया उनको, क्योंकि वहां आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं है, तेलंगाना में कुछ सीटें हैं उनको, वही है। साउथ में 2 जगह उनका जगह है, केरल और कर्नाटका। तमिलनाडु में तो वो अलायंस के साथ जाएंगे, पांडिचेरी में उनका सरकार नहीं। तेलंगाना में अभी आंध्र प्रदेश में दोबारा आने का बहुत मुश्किल है वहां। तेलंगाना में दूसरी नंबर पर आएंगे क्या, बीजेपी से टक्कर, बीजेपी टीआरएस को टक्कर दे रही है वहां साउथ के हिसाब से। बाकी पूरा क्या है, इसका इंपैक्ट पूरा देश में कितना होगा वो तो कह नहीं सकता हूं, क्योंकि कर्नाटक में ही आप देखें तो पिछले जो डाटा को, पार्लियामेंट इलेक्शन में लगातार 17-18 सीट से 25-26 सीट तक 98 से लेकर 98, 99, 2004 लगातार बीजेपी का ही है। पार्लियामेंट आए तो बीजेपी को ही देते हैं कर्नाटक में। असेंबली में बारी बारी देते हैं, उसमें कुछ हंग असेंबली 3 बार आ गया है, इस बार ये आया है। और इसका जो इम्पैक्ट बाहर बहुत ज्यादा होने का मुझे अंदेशा नहीं है। जी ठीक है, तो यहाँ पर नीरज जी क्या एक विश्लेषण था सतीश नागराजन जी का, लेकिन फिर भी एक टर्न अराउंड तो इसको हम कहेंगे। अब ये बात सही है कि जो दोनों रिजल्ट होते हैं, चाहे वो नेशनल के हों और विधानसभा चुनाव के, उनमें कम से कम पिछले सालों में तो कभी कोई सिमिलरिटी दिखी नहीं, एकदम उल्टे ही होते हैं इनफैक्ट। लेकिन यहाँ से जैसा आपने शुरू में भी जिक्र किया था, कांग्रेस के लिए, उनके लिए एक जीत है तो एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी एक बार फिर से, जिसके लिए कुछ समय से स्ट्रगल करने लग गए थे नेशनल पॉलिटिक्स में। और बीजेपी के लिए भी कुछ विचार मंथन, क्योंकि अभी आगे और भी विधानसभा चुनाव हैं कि लोकल लीडरशिप को कैसे हैंडल करें, वहाँ की लोकल लीडरशिप को आपको कितना वेटेज देना है, मोदी जी के ऊपर कितना डिपेंड होकर चलना है किसी भी जगह के लिए, क्या ये सारे सवाल रहेंगे? देखिए, मैं दोबारा इसको रीट्रेट कर देता हूँ। हाँ। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा था, वो गलत है। उतने ही वोट अभी भी मिले इनको जितने पिछली बार मिले थे। मोदी मैजिक इज स्टिल देयर। इनफैक्ट कहीं तो एनालिसिस ये भी था कि ये उसी वजह से मिले। मैं भी मानता हूँ कि मोदी तो और कम हो जाता। हाँ, मोदी जी की वजह से इतने वोट आपको मिले हैं। और ये बात स्वीकार करनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी के लोगों को कि ग्राउंड पे आपको कैसे और इंटैक्ट रखना है। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा ना, उसमें जैसा हमने कहा कि बीजेपी के लिए अब ये एक लर्निंग है कि क्या टैक्टिकल वोटिंग अगर है कहीं पे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 5% का सीधा शिफ्ट करा के कांग्रेस ने वहां चुनाव जीत लिया, और ये किसी भी राज्य में भी हो सकता है। तो जो विपक्षी एकता की कोशिशें चल रही हैं, जहां पे बाइपोलर हो सकता है कि यानी 1-on-1 हो गया, वहां पे आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो होगा। क्योंकि अगर अभी मान लीजिए आपके पास 40%, लोकसभा में 37-38% वोट है बीजेपी के पास, राउंड फिगर में 40 मान लीजिए, बाकी के 60 है। तो अगर वो बाकी 60 एक प्रत्याशी लड़ रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अगर वो सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो स्ट्रेटजी अलग होगी। प्लस उसमें मोदी जी का अपना जो प्रीमियम जोड़ता है 10% वोट का, वो जुड़ जाता है। तो इसलिए एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कि यहाँ ऐसा राज्य में हो गया इसलिए लोकसभा में होगा। दिल्ली का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, केजरीवाल 67 सीट जीतने के बाद 7 सीट हारते हैं, है ना। राजस्थान में कांग्रेस जीतने के बाद सारी सीटें हारती है, मध्य प्रदेश में सारी सीटें हारते हैं। तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन नो डाउट आपको स्ट्रेटजी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर पोलराइजेशन की वजह से वोट शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कांग्रेस के लिए इसका बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जीत है, और इसको लेकर के जाके वो उन विपक्षी दलों के सामने बार्गेन करेंगे कि आप लोग जो मुझे एकदम डिस्काउंटेड मान के चल रहे थे, ऐसा नहीं है। वो चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, जो सुनते नहीं बीजेपी कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक बेटर पोजीशन में होगी विपक्ष की धुरी के रूप में, अपने लिए अपनी डील करने के रूप में। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है 2024 के लिहाज से, उनको ये बूस्टर है। ठीक है, अब खंडूरी साहब हैं तो एक प्रश्न ये बनता ही है। खंडूरी साहब, चलिए चुनाव तो जीत गए, लेकिन ये सवाल जरूर आ रहा है कि सीएम कौन, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार? मेरा इसमें जवाब यही होगा कि सीएम जो भी होगा कांग्रेस पार्टी का ही होगा। अरे आपने ये नहीं कहा कि वो विधायक दल तय करेंगे, भी जोड़ दीजिए ना साथ में।
मैंने सिर्फ यही कहा आपको कि सीएम जो होगा कांग्रेस पार्टी का होगा, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। ये तो शीर्ष नहीं, सीरियस, ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करे। आपको ये क्लीशेज लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, पर इस समय तो मैं बोल भी नहीं सकता। शासन भी कुछ नहीं, किसको बनना चाहिए। दूसरी, मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक निर्णय लिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी लेगी, और मेरे को ये लगता है, मेरा मानना है, बड़ा रियल पॉलिटिक्स वाला डिसीजन लिया जाएगा, और वही लिया जाएगा क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख भी है। और 2024 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें देखिए, ये बूस्टर है हमारे लिए, पर आसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं कह रहा था मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, किसी भी हाल में खत्म नहीं, उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं हुआ, मेरा ये मानना है, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। और ये भी सही है, देखिए कि कर्नाटक में मैं खुद बोल रहा हूँ कि बीजेपी में जो लोकसभा की परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही है, और उससे 19 तक भी कोई फर्क नहीं आया। ये सब जो मैं आंकड़े बता रहा हूं उसको हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी गंभीर तरीके से। बट ये आशा की किरण है, और एक बहुत बड़ी किरण है ये हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है, देखिए मेहनत करना हमारा काम है, अपने देशों पे लगना हमारा काम है, बाकी तो जनता हमें बताएगी, बट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आई थिंक, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। और मेरा भी ये मानना है कि जो हम कांग्रेस पार्टी के जो सारे सदस्य हैं, एक बूस्टर है सबके लिए, सिर्फ कर्नाटक में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में। और अब ये भी बिल्कुल सही है कि जो पार्टी अब कर्नाटका में जो भी काम करेगी, जैसा भी वो निर्णय ले, वो मेरा मानना है जनहित में करेगी, और आगे का 24 के चुनाव भी देखकर करेगी, जरूर करेगी। जी, और ये प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट है जिसका जिक्र अभी नीरज जी कर रहे थे कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं, और वो जीत की बधाई दे रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस को उनकी कर्नाटक में जीत के ऊपर। तो पासवान साहब देखिए, अब ये ठीक है आपका कहना कि ये चुनाव है और हर स्टेट के चुनाव का विश्लेषण होता है, लेकिन जो आपका एक दक्षिण की धुरी थी, अब अभी तो आपके लिए एक ऐसी स्टेट थी, और आगे अभी नागराजन साहब ने भी कहा कि किस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ना है, आपने कहा आप देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो देश का ये जो पूरा दक्षिणी इलाका है, इसके लिए आपने कुछ अभी आगे चल के आंध्रा के भी चुनाव होंगे और दूसरे चुनाव हैं, तो क्या उसमें पार्टी की एक अप्रोच रहेगी, किस तरीके से पार्टी चलेगी? क्या उसमें फिर राष्ट्रीय जो आपके लीडर्स हैं उनकी ही ऊपर जवाबदारी ज्यादा रहेगी, या फिर लोकल लेवल पर आपका फोकस ज्यादा होने वाला है? नहीं विपिन जी, देखिए दक्षिण में हमारी धुरी समाप्त तो हो गई है, ये कहना अतिशयोक्ति है। पौंडीचेरी में हमारी गठबंधन की सरकार है। कर्नाटक में सांसदों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सांसद नहीं कहा कि दूरी समाप्त हुई, मतलब फिर भी लगता है कि ये नहीं, मैं ये देखिए, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि उत्तर दक्षिण का एक नया डिबेट, एक नया विमर्श शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः ये कह देना, और लोकतंत्र हर स्तर पे होता है, लोकतंत्र पंचायती स्तर पे भी होता है। अभी आपको स्मरण होगा कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर जीएचएमसी के चुनाव थे, ग्लोबल हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां हम लोग पहली बार गए, वहां हम लोगों को आशीर्वाद मिला। तमिलनाडु में जहां हम लोग की पार्टी कन्वेंशनली पारंपरिक रूप से बहुत कमजोर रही है, वहां हमारे विधायक चुन के आए हैं, 4 विधायक चुन के आए हैं। आज वहां तमिलनाडु में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई जी, वो इतने सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता के कारण ही डीएमके की सरकार विवश होकर के अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हमारी सक्रियता बढ़ रही है, और आने वाले समय भी आप देखेंगे कि हमारे सांसदों की संख्या, हमारे सरपंचों की संख्या, हमारे मुखिया की संख्या, हमारे विधायकों की संख्या, हम लगातार उसमें काम कैसे करें। देखिए हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है विपिन जी, कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों से अलग कैसे है। और आप नीरज जी बेहतर जानते हैं कि भाई संगठन आधारित पार्टी होना, कार्डर बेस्ड पार्टी होना, बूथ आधारित पार्टी होना, शक्ति केंद्र आधारित पार्टी होना। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम विश्लेषण करेंगे? हम विश्लेषण इसलिए करेंगे कि हमारे शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, जिला प्रमुख, नगर प्रमुख, उन सबसे हम बात विचार करेंगे कहां कमी रह गई है और उस कमी को कैसे पाटा जाए, आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि इस आज के नतीजे से और आज के दिन में मैं कहता हूं, और इस पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, और मुझे इस बात का स्वाभिमान भी है कि आज जो नतीजे स्पष्ट हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ईवीएम को लेकर के कुछ कहा क्या? मैं चुनौती देता हूं
और यही कोई भी पुराना चुनाव आप उठा करके देखिए, निरंतर कांग्रेस के नेता, विपक्ष के लोग कभी चुनाव आयोग पे, कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह, संदेह प्रकट करते रहे हैं। इसीलिए हम कम से कम आज आभार व्यक्त करते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं कांग्रेस के लोगों का कि उनकी जो आस्था है चुनाव आयोग में, उनकी जो आस्था है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वो पुनर्स्थापित हुई है और सशक्त हुई है। हम सबको मिलकर के, हम सबका काम यही है, हम सब जो भी राजनीति में है, हम सबका काम यह है कि संविधान को और संविधान के संस्थानों को सशक्त कैसे करना है, उनको मजबूत कैसे करना है, ना ही उस पर प्रश्नचिन्ह करना है। इसीलिए आज पूरे के पूरे दिन में यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक स्वाभिमान का विषय है कि मेरे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने ईवीएम को लेकर के कुछ नहीं कहा और पूरी विनम्रता के साथ, पूरे ह्यूमिलिटी के साथ, पूरे ग्रेस के साथ इस नतीजे को एक्सेप्ट किया है, विपक्ष में बैठना स्वीकार किया है और विपक्ष में रह करके कर्नाटक के लोगों की आवाज को हम सशक्त करते रहेंगे, उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। जहां कमियां रही हैं उन कमियों पे हम विश्लेषण करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। विपिन जी, ओके। अच्छा खंडूरी जी, इस परिणाम से 24 वाले के लिए आप लोग क्या अपने लिए मैसेज देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि 24 का चुनाव जो मेरा अपना विषय है, इसके लिए तो एक तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एक तो ये परिणाम हमें बताता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका काफी लोगों ने मतलब उसके आखिरी संस्कार कर दिए थे, क्रिटिक्स से पूछें तो वो जिंदा है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी इस तरह। दूसरा कि अगर संगठन, जो चुनावी हम समीक्षा कर रहे हैं, संगठन, नेता और हालात एक साथ जुड़ जाए तो ये बहुत ही संभव है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। मैं आपको सकती है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये खुद मानता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारे लिए, पर आगे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने यूपी के चुनाव के बारे में बताया, जो वहां पे नगर निकाय के चुनाव हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, नगर निकाय के, विधायक के और जो नेशनल लेवल के चुनाव होते हैं काफी अलग होते हैं। तो जो 2024 का चुनाव है, देखिए बहुत मंथन हुआ है पार्टी में पिछले 1 साल से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव के जो परिणाम आए थे तो हम ऐसे ही बैठ गए। हमारा एक उदयपुर रेजोल्यूशन निकला था, उससे भारत जोड़ो यात्रा जो हमने की थी उसकी वजह से की थी। काफी सारे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं पार्टी में। मैं उसके बारे में बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, पर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है पार्टी में संगठन के तरीके से। हमारे देश के चुनाव भी हुए हैं, तो इसी रास्ते में अगर हम चले तो मेरा ये मानना है कि हाँ, हम जीत की कगार पर खड़े जरूर होंगे। मेहनत करने की जरूरत है, काफी मेहनत करनी है। चलिए ठीक है, तो ठीक है। हमारे लिए यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और विजय ग्रोवर साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए लेकिन आ गए हैं कार्यक्रम में, तो ब्रेक से लौटते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।